आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे लैब में वेरीफाई किया जा सकता है ओम्स लॉ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट से थ्योरेटिकली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं ओम्स लॉ को। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे रिलेटेड टू ओम्स लॉ। So be ready with your pen and notebook and note down all the things, and then in the later part of the lecture solve the numericals related to Ohm's law. First we are coming to experimental verification of Ohm's law. Experimentally Ohm's law को verify करने के लिए आपको कौन कौन से apparatus चाहिए? एक रेजिस्टेंस वायर या एक रेजिस्टेंस कॉइल चाहिए, एक सेल या बैटरी जो भी अवेलेबल हो वो, एक की, एक रियोस्टेट, एक अमीटर, एक वोल्टमीटर। जैसे ये एक की, दिस इज कॉल्ड ए वन वे की। यहाँ दूसरी चीज ये रियोस्टेट, एंड देन इफ वी कम टू वोल्टमीटर, अगर इस वोल्टमीटर को देखें तो यहाँ आपने देखना है V लिखा है तो इट इज अ वोल्टमीटर, MV लिखा है तो it is millivoltmeter. It means if MV is written here, then it means it will measure potential difference in millivolt, and milli means 10 to the power minus 3. तो उस रीडिंग को 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके वोल्ट में आपने चेंज कर लेना है। अब सबसे पहले इसको यूज करने से पहले आपको मेजर करना पड़ेगा इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब कितनी मिनिमम मेजरमेंट ये ले सकता है। इट मीन्स कि इसके एक डिवीजन की मेजर कितनी है। अब इसके लिए अलग अलग वोल्टमीटर की रेंज अलग अलग होती है, तो इसलिए आपने अपने वोल्टमीटर में चेक कर लेना है। जैसे मेरे इस वोल्टमीटर में 0 to 0.5 वोल्ट, यानी रेंज ऑफ 0 to 0.5 वोल्ट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स। अगर 0.5 वोल्ट को 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया है तो 10 डिविजन्स आर मेजरिंग 0.5 वोल्ट, then one division will measure 0.5 by 10, it means 0.05 volt. In the same way, you have to check in the instrument given to you. जो भी वोल्टमीटर आपको दिया है उसमें चेक कर लो कि 0 to जो भी फर्स्ट मार्किंग उसके अंदर है वहां तक कितने डिविजन्स हैं। और मान लो 1 वोल्ट में 20 डिविजन्स हैं तो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 20, that will give you the least count of voltmeter. इसी तरह से दूसरा, अगर मान लो हमें अमीटर को यूज करना है, here A is reading, it means it is measuring current in ampere. अगर MA लिखा होता तो then it will be measuring current in milliampere. अब यहाँ A है तो कोई इशू नहीं है, एम्पियर में करंट मेजर कर रहा है। देख लेना है हमने कि इसका एक डिवीजन कितनी करंट मेजर करेगा, 0 to 0.25. 0.25 is divided into 10 equal divisions. तो 10 divisions मेजर कर रहे हैं 0.25 एम्पियर, 1 डिवीजन मेजर करेगा 0.25 अपॉन 10 यानी 0.025 एम्पियर। जैसे मैंने अपने अमीटर या वोल्टमीटर से लीस्ट काउंट निकाली, ऐसे ही आपको अपने अमीटर या वोल्टमीटर से लीस्ट काउंट निकाल लेनी है और यहाँ नोट कर लेना है एम्पियर और वोल्ट में। अब क्या करना है, आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है। उस सर्किट डायग्राम में क्या करना है, वोल्टमीटर को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स सर्किट के सीरीज में कनेक्ट कर देने हैं। जैसे मान लो सबसे पहले की लें, की के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी, और इसके बाद यहां मैं लगा देता हूं रेजिस्टेंस जिसके लिए मुझे ओम्स लॉ वेरीफाई करना है। इसके साथ ही मैं यहां लगा देता हूं अमीटर जिससे मुझे करंट फ्लोइंग थ्रू दी रेजिस्टेंस को मेजर करना है। फिर मैं लगा देता हूं यहां एक रियोस्टेट। रियोस्टेट काम आएगा करंट को वेरी करने के लिए। करंट थ्रू रजिस्टर बदलेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर बदलेगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस और उसके कोरेस्पॉन्डिंग करंट हमें यहां एक टेबल में नोट कर लेनी है। यहां ये रियोस्टेट और देन ये कनेक्टिंग वायर। Now the device left is voltmeter. अब वोल्टमीटर का काम क्या है, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। तो अब आपने क्या करना है, वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देना है
अक्रॉस द रजिस्टर, ऐसे। तो ये रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने लगेगा। अब बात आती है कि अमीटर और वोल्टमीटर, इनके अंदर एक टर्मिनल ब्लैक होगा और एक रेड होगा। अब इस ब्लैक और रेड में ब्लैक मींस नेगेटिव, रेड मींस पॉजिटिव। इनको ऐसे कनेक्ट करना है कि रेड यानी पॉजिटिव हमेशा उस साइड में हो जिधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव हमेशा उस तरफ हो जिधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसका मतलब अगर हम यहां देखें तो बैटरी का पॉजिटिव इधर है, तो वोल्टमीटर का रेड यानी पॉजिटिव इस साइड में होना चाहिए, वोल्टमीटर का ब्लैक यानी नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की साइड होना चाहिए। इन द सेम वे अमीटर के लिए भी अमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव की तरफ। अब ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट करके आपने क्या करना है, इस की के अंदर प्लग इंसर्ट करना है। ऐसा ये प्लग होता है हमारा, अगर इस प्लग को सर्किट से बाहर निकाल देंगे तो सर्किट ओपन हो जाएगा, करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट। इफ वी विल इंसर्ट द की इन द प्लग देन सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड करंट विल बिगिन टू फ्लो थ्रू द सर्किट। तो अब करंट सर्किट के अंदर से फ्लो करा देनी है और रियोस्टेट को उस कंडीशन में ले आना है जब सर्किट में करंट मिनिमम हो। अब करंट मिनिमम सर्किट में कब होगी, जब रियोस्टेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब रियोस्टेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब ऑफर करेगा, जब इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहां फारदेस्ट पोजीशन पे होगा। तो यहां कहीं लाके सबसे पहले करंट को सर्किट के अंदर मिनिमम कर लेना है। अब क्या करना है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ द रियोस्टेट को जो फारदेस्ट पोजीशन में है उसको धीरे धीरे खिसका के लाना है ऐसी पोजीशन में कि सर्किट का रेजिस्टेंस ग्रेजुअली कम होता चला जाए। अगर आप लेफ्ट की तरफ लाएंगे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को, तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रियोस्टेट टू द सर्किट है ये डिक्रीज करता चला जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता चला जाएगा तो करंट बढ़ती चली जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करता चला जाएगा। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इंक्रीज करते जाएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, जहां कहीं भी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों मीटर्स के अंदर मेजरेबल हो। मेजरेबल हो का मतलब क्या, कि जो पॉइंटर है वो किसी ना किसी डिवीजन से कोइंसाइड करना चाहिए। किन्हीं दो डिवीजन्स के बीच में अगर पॉइंटर आ गया तो वी विल नॉट बी एबल टू टेक द मेजरमेंट। तो जहां कहीं भी अमीटर या वोल्टमीटर में रीडिंग्स मेजरेबल हो जाएं, इट मींस दोनों में पॉइंटर किसी ना किसी डिवीजन से कोइंसाइड करता हुआ दिखने लगे आपको, तभी आपने ऑब्जर्वेशन ले लेनी है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर और उसके कोरेस्पॉन्डिंग करंट थ्रू द रजिस्टर, दोनों को नोट कर लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस यहां लिख लेना है, मान लो V1, करंट यहां लिख लेनी है, मान लो I1। अब इसके लिए मान लो अगर वोल्टमीटर में हमारा पॉइंटर 6th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा होता, अगर 6th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा होता तो हमने पहले ही निकाला कि 1 डिवीजन इज मैचिंग 0.5/10, तो 0.5/10 into 6 यानी क्या हो जाता, 0.5/10 0.05 into 6 यानी 0.3, तो 0.3 वोल्ट रीडिंग हो जाती वोल्टमीटर की। और मान लो अमीटर में पॉइंटर 8th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा होता, तो एक डिवीजन मेजर कर रहा है 0.25/10, तो 8 डिवीजन्स कितना मेजर करेंगे, 0.25/10 into 8, और शायद वो 0.2 वोल्ट हो जाता। क्लियर और नॉट? ऐसे ही आपने जहां कहीं भी लगे कि अमीटर और वोल्टमीटर दोनों की रीडिंग्स नोटिसेबल हैं, यानी पॉइंटर किसी ना किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों ही मीटर्स में, रीडिंग्स को नोट करते रहना है, धीरे धीरे रियोस्टेट को आगे खिसका के। अब इट मींस मान लो अदर रीडिंग्स V2, I2, V3, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके कोरेस्पॉन्डिंग करंट I3 एंड सो ऑन। अब मान लो लास्ट ऑब्जर्वेशन V10, I10, बिकॉज वी हैव टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I, V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट कराना है हमें, तो इसलिए एज मैक्सिमम एज पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस आपको ले लेनी है। अब उसमें एक आधी ऑब्जर्वेशन अगर कहीं अगर आए गड़बड़ करे ग्राफ में तो उसको डिलीट कर देना है, हटा देना है। तो अब ऐसा कुछ लेके आपने क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है तो V1/I1, V2/I2 एंड सो ऑन, V10/I10। और जब रेशियो निकाल लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये रेशियो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आता है। इसका मतलब हमें पता चलेगा कि V1/I1
equal to V2 upon I2 equal to so on up to V10 upon I10. So if they are not exactly equal, then they will come out to be approximately equal. Exactly equal नहीं होंगे तो लगभग equal तो आएंगे ही। और इसके बाद एक और काम हमने करना है, क्या हमें प्लॉट करना है ग्राफ बिटवीन V एंड I। हम करंट I लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, पोटेंशियल डिफरेंस V लेंगे ऑन वर्टिकल एक्सिस, और ये जितनी भी वैल्यूज V1 के कोरस्पॉन्डिंग करंट I1 V1 I2 V2 I3 V3 इनको प्लॉट्स कर देंगे इस ग्राफ के ऊपर, और जब उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें पता चलेगा द ग्राफ विल कम आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आना ही प्रूव करेगा कि V is directly proportional to I। It means Ohm's law is verified। और क्यों? क्योंकि फॉर ओमिक सर्किट्स VI ग्राफ में भी है स्ट्रेट लाइन। और यहां हमने क्या माना है? हमने माना है कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटेशन टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम। क्यों? क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा तब जब फिजिकल कंडीशंस रहे सेम। फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अगर फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर अगर बदल जाएगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। रेजिस्टेंस बदल जाएगा मतलब V will not remain directly proportional to I। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होके कब हो जाएगा। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट करते वक्त इस रेजिस्टेंस से करंट केवल तभी फ्लो कराएं जब ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। If you will allow the current to pass through the wire unnecessarily, then the resistance of this wire will change. On heating, the resistance will increase. So experiment में दिक्कत आएगी, the graph will not come out to be straight line। तो इसलिए केवल तभी करंट फ्लो करानी है आपने सर्किट के अंदर जब आपने ऑब्जर्वेशंस लेनी है। Now when we come to theoretical proof of Ohm's law, तो इस थ्योरेटिकल प्रूफ के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन प्रीवियस वीडियोस में हमने कहीं निकाला था, और क्या था? वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एंड टाइम मींस रिलैक्सेशन टाइम, और एक्सेलरेशन मींस फोर्स अपॉन मास। और फोर्स क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स हो गई E इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो EV अपॉन L ये हो गई फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो EV अपॉन ml ये हो गया एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय मीन रिलैक्सेशन टाइम, तो ये हो गई VD। ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम ऑब्टेन कर चुके हैं। हमने दूसरा रिलेशन ऑब्टेन कर रखा है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो रिलेशन क्या कहता है हमें? करंट I is equal to NEAVD। अब अगर हम इन दोनों रिलेशंस को यूज करें और एलिमिनेट कर दें VD को, अगर VD को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? I is equal to NEA, VD की वैल्यू यहां से डाल देते हैं EV अपॉन ml into तो then this will give us V upon I, ml इधर क्या आते हैं? ml upon n e square tau a। If physical conditions of conductor remain the same, then L same रहेगा, A same रहेगा, number of free electrons per unit volume of conductor same रहेंगे, और relaxation time of conductor भी change नहीं होगा। M और E यहाँ ऑलरेडी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इफ फिजिकल कंडीशंस सेम रहती है तो M E N tau L A all will be constants। अगर all constants होंगे तो then V upon I is equal to constant, because with change in physical conditions L A N and tau कैन चेंज, बट हम कह रहे हैं कि फिजिकल कंडीशंस में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ना तो लेंथ बदलेगी, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ना ही रिलैक्सेशन टाइम। M और A में E में तो बदलने का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इट मींस V अपॉन I कांस्टेंट हो जाएगा, एंड इट वेरीफाइज Ohm's law। आल्सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन व्हिच इज
the expression for resistance of conductor. From this expression, we can find out the expression for resistivity in terms of material parameters. Here it is the expression for resistance in terms of material parameters. If we compare this expression for resistance in terms of material parameter with the expression for resistance R is equal to rho L upon A, तो फिर हमें क्या मिलेगा? L और A खत्म कर दें, M upon N स्क्वायर टो इक्वल टू रो. तो हमारे पास I रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल ऑफ कंडक्टर रो इज इक्वल टू M upon N E square tau, and it is the expression for resistivity in terms of material parameters. ये एक्सप्रेशन रेजिस्टिविटी का हमें चाहिए होगा जब हम एक्सप्लेन करेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विद टेम्परेचर. अब हम सोल्व करेंगे दो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर्स. जैसे अगर हम बात करें इस पहले क्वेश्चन की, तो इस पहले क्वेश्चन में हमें देता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर एंड ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 2.5 into 10 to the power minus 4 meter per second. It means we are given potential difference that is 5 volt. We are having length of conductor 0.1 meter. Also drift speed हमें दे दी उसने 2.5 into 10 to the power minus 4 meter per second. आगे उसने बोला है कि if n is equal to this, यानी number density of free electrons, n is 8 into 10 to the power 28 per meter cube. Find resistivity of material of wire. तो resistivity के लिए हम expression यूज करते हैं R is equal to rho L upon A. अब यहाँ R resistance, potential difference upon current. It means R is equal to V upon I is equal to rho L upon A. अगर हम I की वैल्यू डालें तो I is equal to implies rho is equal to V A upon L I, and this implies rho is equal to V into area of cross section upon length of conductor. I की वैल्यू डालें तो N E A V D, यहाँ A कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा rho is equal to V upon N E V D into L. अब ये सारी चीजें हमें पता है तो वैल्यूज डाल देते हैं. V is equal to 5, N is given 8 into 10 की पावर 28 and E 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and VD 2.5 into 10 to the power minus 4. Length is 0.1 and जब हम कैलकुलेट करेंगे इससे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.56 into 10 to the power minus 5 and the SI unit will be ohm into meter. It will be the way in which we can find out the value of resistivity. अब दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है? Potential difference of 100 volt is applied to the ends of a copper wire of length 1 meter. यानी potential difference V is 100 volt, length of the wire is 1 meter. Calculate average drift velocity of free electrons, यानी VD हमें फाइंड करना है. और हमें दिया है कंपेयर इट विद their thermal velocity at 27 degrees Celsius. Conductivity sigma is given to us 5.81 into 10 to the power 7 per ohm per meter. Also number density of free electrons हमें पता है. तो सबसे पहले देखें कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालें. अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में है. तो एज I is equal to NEA VD, I upon A यानी करंट डेंसिटी इज इक्वल टू NEVD. अब करंट I इज इक्वल टू
V अपॉन R, अगर V अपॉन R डालें तो V अपॉन R इंटू A इज इक्वल टू NEVD. Now R is rho L upon A. This means V upon R is rho into L upon A multiplied by A is equal to NEVD. A will get cancelled with A. V upon L will be electric field and rho resistivity and its reciprocal will give us conductivity. हमें फाइंड आउट करना था VD, तो VD इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इज सिग्मा इंटू V अपॉन L और साथ में आ गया N इंटू E. अब इसमें वैल्यू अगर डालें तो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं. सिग्मा हमारे पास है 5.81 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 100 वोल्ट अपॉन N, number density of free electrons. Number density of free electrons is 8.5 into 10 to the power 28. Electronic charge 1.6 into 10 to the power minus 19. और लेंथ ऑफ कंडक्टर भी हमारे पास है 1 मीटर. इन सारी वैल्यूज को डाल के अगर हम सोल्व करेंगे तो द वैल्यू ऑफ BD विल कम आउट टू बी 0.43 मीटर पर सेकेंड. अब ये 0.43 मीटर पर सेकेंड हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गई. तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितनी है. अगर थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 27 डिग्री सेल्सियस निकालनी है तो उसके लिए हमने क्या यूज करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन is equal to 3/2 Boltzmann's constant into T. It means half m Vrms square is equal to 3/2 Boltzmann's constant into T. 2 will get cancelled with 2 and thermal velocity of free electrons यानी Vrms is equal to under root 3 into Boltzmann's constant into T upon m. This Boltzmann's constant will be given to us in the question and its value is 1.38 into 10 to the power minus 23 into temperature, absolute temperature 27 plus 273, that is 300 Kelvin, divided by mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.17 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. अब हमको बोलता है VD और Vrms को कंपेयर करो. अगर VD और Vrms को कंपेयर करेंगे तो VD अपॉन Vrms will come out to be 0.43 अपॉन 1.17 into 10 to the power 5. इसकी वैल्यू आएगी 3.67 into 10 to the power minus 6. तो इन दिस वे हम फाइंड कर सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड और देन रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी एवरेज स्पीड ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, और फिर हम इन दोनों स्पीड को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं.